जी बेटा, कैसे आप लोग? आज एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 उसके एमसीक्यू का हम सेकंड पोर्शन इंशाल्लाह करेंगे। तो पेन पेंसिल अपने पास रखें। अगर कुछ नोट करने वाली बातें हैं तो आप जरूर नोट किया करें, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी वेलकम बैक। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके पास 5 टॉपिक्स हैं। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, बैक ईएमएफ इफेक्टिंग मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इन 5 टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो सिंपल सी बात है, आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपका टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल सा आंसर है मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि एसी जनरेटर में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक इंजन लगा होता है, उस इंजन की वजह से कॉइल को घुमाते हैं, यानी कॉइल के अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और इसमें कौन सा फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी अभी मैंने जिक्र किया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नंबरिंग खराब है। एनीवेज, द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर फैराडेज लॉ, अभी अभी मैं बता के आया हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। सेम वही बात जो पहले हुई है। इसके बाद है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, ये मैं देख नहीं सका, लेकिन इसमें आप याद रख लें, जनरल फार्मूला तो होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम साइन एल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है वो पुट करें, तो फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है एन ओमेगा ए बी, यानी नवाब। रट्टा लगाने के लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। ए है सरफेस एरिया ऑफ कॉइल, और बी है मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल इज बीइंग रोटेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जी, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर यूज स्लिप रिंग्स। बेटा, इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर आप एसी जनरेटर की बात करें तो उसमें स्लिप रिंग्स होती हैं, 2 अलग अलग रिंग्स होती हैं जो कार्बन ब्रशेस के साथ स्लिप करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें 2 रिंग्स की बजाय एक सिंगल रिंग होती है। एक सिंगल रिंग जिसके 2 हिस्से होते हैं, यानी आधी रिंग एक तरफ और आधी दूसरी तरफ, और इन दोनों के दरमियान एक थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। इन रिंग्स को, ये जो एक ही रिंग के 2 हिस्से हैं, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, यानी आधी आधी टुकड़ा हुई रिंग, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, कम्यूटेटर। तो अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, अगर एसी जनरेटर की बात करें तो स्लिप रिंग्स। The component in the generator which consumes electrical energy is called load. बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आप जनरेटर के आगे कोई लोड लगा दें, जैसे कोई फैन है वो चला दिया, कोई लाइट चला दी, कोई इलेक्ट्रिक पंप चला दिया, तो सारी बात है ये लोड है, और यही कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या नहीं होता? तो वो कम्यूटेटर है, क्योंकि कम्यूटेटर तो डीसी जनरेटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड इन जनरेटर। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूं, एन मेगा ए बी। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एन एसी वोल्टेज इज जनरेटर। सिंपल सी बात है, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एसी इज जनरेटर। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
डीसी जनरेटर की बात हो रही है। डीसी जनरेटर हैज स्प्लिट रिंग्स, ये अभी मैं बता के आया हूं। कम्यूटेटर वाज इन्वेंटेड इन 1834 के बुक में लिखा हुआ है। कम्यूटेटर्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। डीसी मोटर की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जनरेटर से उल्टा काम कौन करता है? मोटर। जनरेटर में क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हमें मिलती क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर में क्या होता है, हम करंट सप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, और मोटर के अंदर जो कॉइल है वो घूमती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। The winding of electromagnet in motor are usually called field coils। यानी वो जो वाइंडिंग नहीं हुई होती, अगर आप कोई मोटर वाइंड करवाने जाएं मैकेनिक के पास तो वो मोटर खोलते हैं, उसमें एक बड़ी सी आर्मेचर कॉइल निकलती है, उसके अंदर वो चारों तरफ बहुत सारी कॉपर की वायर की वाइंडिंग होती है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फील्ड कॉइल्स। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर है क्या? मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। देखिए मोटर में क्या होता है, हम करंट सप्लाई करते हैं, कॉइल घूमती है, लेकिन कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है तो जाहिर बात है मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगा। अब ये वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये सप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा, क्योंकि अपोज कर रहा है इसलिए इसे बैक ईएमएफ इफेक्ट कहते हैं। और बैक ईएमएफ इफेक्ट आने के बाद जो रिजल्टेंट करंट होता है वो होता है सप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, V माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। अब देखें, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये फॉर्मूला आप ज़हन में रखिएगा जो मैंने शुरू में लिख दिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। When back EMF is zero, coil of motor draws maximum current। यानी आप देखें अगर बैक ईएमएफ को जीरो कंसीडर कर लिया जाए, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा जब आप माइनस ही कुछ नहीं कर रहे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। अच्छा ऐसा होगा कब? सोचें। देखिए बैक ईएमएफ जीरो कब होगी? देखिए इसका एक ही आंसर है। बैक ईएमएफ जीरो होने की वजह क्या हो सकती है? देखिए एक मोटर है जिसकी घूमने की कैपेसिटी थोड़ी है, लेकिन आपने उसके ऊपर एक बहुत हैवी सा लोड रख दिया है। फर्ज करें एक रोटेटिंग चेयर है, उसके नीचे आपने मोटर लगाई हुई है और उसके ऊपर आप बंदा बिठा दें, कोई 5-10 मन का बंदा बिठा दें। अब बंदा तो ऊपर बैठ जाएगा, मोटर बेचारी चीखेगी नीचे से कि यार मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो, लेकिन होगा क्या? चेयर घूमेगी नहीं क्योंकि बंदा बड़ा हैवी बैठा हुआ है। अब क्या होगा? अब मोटर की कॉइल उधर ही स्टक हो जाएगी, घूम नहीं सकेगी। लेकिन आप पीछे से करंट सप्लाई कर रहे हैं, मोटर के अंदर करंट का फ्लो है लेकिन रोटेशन नहीं हो रही। जब रोटेशन नहीं होगी, ये बात याद रखें कि जो बैक ईएमएफ है इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही होता है जो आपने जनरेटर में पढ़ा था। अगर रोटेशन नहीं होगी यानी ओमेगा पैदा नहीं होगा, जीरो होगा, तो फिर बैक ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। और अगर बैक ईएमएफ जीरो होगी तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और अगर काफी देर तक वही मैक्सिमम करंट उस कॉइल के अंदर फ्लो करता रहेगा तो हीट एनर्जी पैदा होने की वजह से, बार बार हीट एनर्जी पैदा होने की वजह से कॉइल हीट अप हो जाएगी और इवेंचुअली वो जल जाएगी। यानी आपको फिर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी जलने की। फिर हम कहते हैं जी मोटर जल गई है, फिर उसको बाइंडिंग करवाने के लिए दोबारा भेजते हैं। बाइंडिंग करवाने का मतलब क्या है कि वो जो अंदर तार है, जो वायर डली हुई है, वो जल चुकी है, उसको रिप्लेस करना है नई वायर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मैक्सिमम करंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ मोटर इज ओवरलोडेड देन मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीजेस। ओवरलोड, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, 5-10 मन का बंदा आपने बिठा दिया यानी मोटर के ऊपर, जो बेचारी फर्ज करें 20-25 किलो घुमाने के काबिल थी, लेकिन आपने उस पर 5-10 मन का बंदा बिठा दिया है। तो अब क्या होगा? या तो वो मोटर आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी चीखे मार मार के, या वो घूमेगी ही नहीं। अच्छा फर्ज कर लें वो आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी। अगर आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी तो ओमेगा कम होने की वजह से
बैक ईएमएफ कम हो जाएगी और बैक ईएमएफ कम होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में करंट का पूछ लेता तो आपने क्या आंसर करना था, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड बैक ईएमएफ इज ऑलमोस्ट जीरो। कैसे, सिंपल सी बात है, अभी आपने मोटर को स्टार्ट ही किया है, अभी उसने घूमना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ आपने स्विच ऑन किया है। तो जब तक मोटर घूमना शुरू नहीं करेगी तब तक बैक ईएमएफ भी नहीं आएगी, क्योंकि बैक ईएमएफ का डायरेक्ट ताल्लुक है ओमेगा के साथ। ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड देन ओमेगा इज E is approximately zero and hence current would be, मैंने गलती से जीरो लिख दिया, करंट वुड बी मैक्सिमम, जो हमने शुरू में ही पॉइंट डिस्कस किया था। तो व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड बैक ईएमएफ इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर आपसे वो इसी क्वेश्चन को इस तरह करता, व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड देन करंट इज, आपने बोलना था मैक्सिमम। ठीक है जी। विद द स्पीड ऑफ मोटर मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है कि जितना जितना मोटर तेज होती जाएगी, जितना मोटर तेज होती जाएगी, जितना मोटर तेज होती जाएगी, यानी ओमेगा जितना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बैक ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद 5, व्हेन बैक ईएमएफ इन द मोटर इज मैक्सिमम इट ड्रॉज मिनिमम करंट। क्यों, क्योंकि बैक ईएमएफ अगर मैक्सिमम है, अगर बैक ईएमएफ मैक्सिमम है यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस हो रही है, तो फिर आंसर मिनिमम आएगा। मैं इसी फार्मूला को दोबारा लिख देता हूं क्योंकि यहाँ काफी सारा रश पड़ गया है। यानी ये देखें, I इज इक्वल टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। बैक ईएमएफ अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर करंट क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर मिनिमम आएगा। तो दिस इज द आइडियल कंडीशन, ये बड़ी अच्छी कंडीशन है। अगर मोटर को आप जलने से बचाना चाहते हैं तो उसको इतना लोड दें जितना वो बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर वो मैक्सिमम स्पीड से घूमेगी। जब वो मैक्सिमम स्पीड से घूमेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो रिजल्टेंट करंट मिनिमम फ्लो करेगा, और जब मिनिमम रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा तो हीट एनर्जी थोड़ी पैदा होगी और वो मोटर को जलने नहीं देगी। क्लियर। तो बैक ईएमएफ का हमें फायदा है, फायदा क्या है, इट प्रिवेंट्स द मोटर फ्रॉम बर्निंग। ट्रांसफार्मर है जी, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या, ये सबसे पहली बात ये कि ट्रांसफार्मर एसी पे चलता है, यानी ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए बना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। प्राइमरी पे जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो फिर सेकेंडरी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। ये सारा कुछ हम ट्रांसफार्मर में डिस्कस करते हैं। तो चलें देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। अ ट्रांसफार्मर स्टेप 40, इसका मतलब तो ये बड़ा सिंपल है बेटा। इसमें ये बात याद रखें कि जो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन होता है ये डायरेक्ट होता है, यानी प्राइमरी भी आमने सामने, सेकेंडरी भी आमने सामने। तो चूंकि हमने प्राइमरी की टर्न्स निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला को इस तरह बना के लिख दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू वीपी डिवाइडेड बाय वीएस मल्टीप्लाइड बाय एनएस। अब वीपी क्या था, 220, वीएस कितना था 40, और एनएस भी कितना है 40। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 220। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स एसी सप्लाई ओनली, ये भी मैंने बताया था। एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आर रिस्पांसिबल फॉर हीट लॉसेस। अब एडी करंट जो है ये बेसिकली इंड्यूस्ड करंट है जो ट्रांसफार्मर की कोर की बॉडी के अंदर पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और जाहिर बात है एडी करंट जब पैदा होगा तो जाहिर बात है
जो इनपुट एनर्जी है जो ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी की फॉर्म में भी अपीयर होगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है कोर की बॉडी के अंदर। ठीक है जी। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द बेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये पहले भी बात हो चुकी है। ट्रांसफार्मर, ये भी वही क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहे हैं विच वन इज करेक्ट रिलेशन फॉर ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब ये सॉरी, ये कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, हम कोई भी आंसर नहीं करते, लेकिन आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो जी वोल्टेज से रिलेटेड है और नंबर ऑफ टर्न्स, यानी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। लेकिन यहीं अगर करंट की रिलेशन लिखनी होगी तो वो उल्टी होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज और करंट के दरमियान या नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के दरमियान उल्टा रिलेशन होता है। यानी अगर करंट लिखना होगा तो प्राइमरी ऊपर आएगा और सेकेंडरी नीचे आएगा। अब चाहे आप इन दोनों को बना के इक्वेशन बना दें, चाहे आप इन दोनों को मिला के इक्वेशन बना दें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी जारी बात है, हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो हम यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सबसे पहली बात ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, द नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन एज। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जारी बात है सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर सेकेंडरी में हम ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या रखनी पड़ेंगी, ज्यादा। ठीक हो गया। सो दिस इज करेक्ट आंसर। एन पी इज लेस देन एन एस, या दूसरे अल्फाज में एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन का मतलब है कि सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ट्रांसफार्मर। द म्यूचुअल इंडक्शन प्लेज रोल इन ट्रांसफार्मर। सेम बातें रिपीट हो रही हैं। अ रियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी लेवल। देखिए वोल्टेज लेवल चेंज होता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज चेंज कर सकते हैं आप। सेकेंडरी में ज्यादा ले सकते हैं या कम ले सकते हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा लेंगे करंट कम मिलेगा, अगर वोल्टेज कम लेंगे करंट ज्यादा मिलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वोल्टेज और करंट के दरमियान उल्टा रिलेशन होता है ट्रांसफार्मर के केस में। इसी तरह पावर लेवल को भी वो चेंज कर सकता है। बात हो रही है रियल ट्रांसफार्मर की। हम जानते हैं कि रियल ट्रांसफार्मर जो प्रैक्टिकली हमें अवेलेबल है उसमें सेकेंडरी पे यानी आउटपुट पे जो पावर है वो कम आती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता तो फिर तो पावर सेम हम लेते हैं, लेकिन चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर तो हम एनर्जी के लॉसेस इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर रियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो एनर्जी के लॉसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता और आउटपुट पे जो पावर है वो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू इनपुट पावर। इसका मतलब है अल्फा बीटा और डेल्टा में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, तो चार्ली ही आंसर आपका अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो सेम रख सकता है। A step up transformer is used 120 वोल्ट लाइन to provide 240। स्टेप अप है, वोल्टेज को डबल कर रहा है। प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स 100 है तो सेकेंडरी की कितनी होगी, 200। सिंपल सी बात है। अब इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे ही आंसर कर दिया, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। किस तरह भला, सोच के बताएं। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप। क्या बोला, तो फिर प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स को भी आप क्या करेंगे, डबल, फिर ही ऐसा पॉसिबल है। तो अगर प्राइमरी पे 100 टर्न्स हैं तो सेकेंडरी पे कितनी होनी चाहिए, 200, डबल। तो ये काम आप इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करके भी कर सकते हैं। सेकेंडरी पे वोल्टेज कितनी है, 240, प्राइमरी पे 120 है, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, ये इससे गया, ये इस पे गया 20 पे, और आपका आंसर आ गया 200। ठीक है जी, ये आपको आंसर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज। ठीक हो गया ना, तो ये पावर ट्रांसफॉर्म करता है। पावर अगर हम रियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो पावर तो सेम होती है, और हम सारी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें पावर सेम होती है, और हम सारी कैलकुलेशन जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर की बेस पे कर रहे होते हैं। जनरेट ईएमएफ ये जनरेट भी नहीं करता। ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी, एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म नहीं करता। ट्रांसफॉर्म का मतलब है लेवल को बढ़ाना या कम करना, तो ये सिर्फ वोल्टेज को ही कम या ज्यादा करता है। हिस्टैरिसीस प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसफार्मर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी लॉसेस। हम यहाँ हीट लॉसेस भी कह सकते थे,
द क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी, ये बात पहले भी हो चुकी। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये भी बात हो चुकी। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये भी बात हो चुकी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक हो गया। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। चैप्टर 15 का ये सेकंड पोर्शन था एमसीक्यूज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 16 का एमसीक्यूज का पोर्शन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।